नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 7 से निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए मैं वीडियो को बहुत आसान तरीक़ा से आपको बता रहा हूं। यदि आप ध्यान लगाएंगे तो वीडियो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा और सवाल बहुत आसानी तरीके से आप हल कर लेंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति में आपको यह ध्यान देना होगा कि इसमें चतुर्थांश होता है। यह प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और यह चतुर्थ है। तो ये जो केंद्र है मूल बिंदु U, यहाँ से दाहिने तरफ जो ये रेखा दिख रही है इसको x अक्ष धन दिशा कहते हैं। आ रहा समझ में? ऊपर की ओर जो दिख रही है उसको y अक्ष धन दिशा कहते हैं। इस केंद्र से बाएं तरफ जो देख रही है रेखा, इस रेखा को क्या कहते हैं? x डैश अक्ष ऋण दिशा। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ जो रेखा दिख रही है इस रेखा को y डैश अक्ष कहते हैं, ये भी ऋण दिशा होती है। यानी केंद्र से दाहिनी और ऊपर धन दिशा होती है, बाएं और नीचे ऋण दिशा होती है। समझ में आ रहा है? तो जो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में इसमें इधर लेंगे तो धन दिशा होगा, ऊपर भी जाएगा तो धन दिशा होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में पहला मान और दूसरा मान, पहला मान यानी x अक्ष का होगा, दूसरा मान किसका होगा? y अक्ष का होगा। दोनों मान क्या होना चाहिए? इसमें धनात्मक होना चाहिए। जब दोनों मान धनात्मक होगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले चतुर्थांश में जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 5,6, ये दोनों मान क्या है? धनात्मक है ना, तो किस चतुर्थांश में गया? पहले में जा रहा है। समझ में आ रहा है? दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में पहले x अक्ष का मान लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष का मान लिखते हैं। तो x अक्ष इधर आएगा तो इधर मान क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा, और ऊपर जाएगा तो यह मान क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी दूसरे चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और क्या होता है? प्लस होता है। जैसे मान लीजिए कि -5 लिख दिया, (6). आ रहा समझ में? पहला माइनस हो गया और दूसरा मान इसमें क्या हो गया? प्लस। तो माइनस और प्लस रहेगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा? दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। यह है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें x अक्ष का भी मान ऋण होता है और y अक्ष का भी मान ऋण होता है, यानी ऋण कमा ऋण। समझ में आ रहा है? यानी ऋण 5 हो गया और ऋण 6 हो गया। तो किस चतुर्थांश में जा रहा है? तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। यह है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, तो चौथे में पहला मान धनात्मक होता है जो कि x अक्ष पर जाएगा, दूसरा मान ऋणात्मक होता है जो कि y डैश अक्ष पर नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्लस का मान क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब मान प्लस और माइनस में दिखेगा तो किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे में जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ये 5 हो गया, धनात्मक है, और यह ऋण 6 हो गया। किस चतुर्थांश में जा रहा है? तो यह मान चतुर्थ चतुर्थांश में जा रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, x अक्ष पर जो भी मान होगा उसको हम भुज कहते हैं, और y अक्ष पर जो भी मान होगा उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अंतर इसमें क्या है कि केंद्र से दाहिने होगा तो धन दिशा है और बाएं होगा तो ऋण दिशा है। तो इसके मान को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और केंद्र से ऊपर या नीचे हो तो इसके मान को क्या कहते हैं? जो भी y अक्ष पर मान होता है उसको हम कोटि कहते हैं। तो केंद्र से ऊपर धन हो जा रहा है और नीचे क्या हो जा रहा है? ऋण हो जा रहा है। आ रहा समझ में? तो सीधी सी बात है कि x अक्ष पर जो भी मान होगा उसको हम भुज कहते हैं, और y अक्ष पर जो भी मान होगा उसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आ रहा समझ में? तो दोस्तों ध्यान दीजिए,
भुज और कोट के लिए। अगर इसमें मान लीजिए दे दिया 5,6, ये मान दे रहा है 5,6 और इसमें पूछ दे कि भुज कौन है और कोट कौन है, तो जो 5,6 मान दे रहा है इसमें भुज कितना हो जाएगा, भुज हो गया 5। किस दिशा में जा रहा है यार, धन दिशा में, तो भुज हो गया 5 और कोट कितना हो जा रहा है, कोट हो गया आपका 6। यानी इसमें पहला जो मान है इसको भुज कहते हैं और सेकेंड वाले मान को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। आ रहा समझ में। और जब दोनों मान को एक कोष्टक में करके रख दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। आ रहा समझ में, भुज और कोट आ गया समझ में, बहुत अच्छा। जैसे दो बिंदु दिया हो, एक बिंदु यहाँ पे ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, ठीक है। ए का निर्देशांक हो गया x1, y1 और बी का निर्देशांक हो गया x2, y2। आ रहा समझ में। ये दो बिंदु है ए और बी। ए और बी के बीच की दूरी यदि आपसे पूछा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह होता है, आप लिखेंगे दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी, आ रहा समझ में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में। तो यह आपको सूत्र याद रखना होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में। d क्या है, डिस्टेंस है, दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में। तो आइए प्रश्नावली 7.1 से पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 7.1 प्रश्नावली से। क्या पूछ रहा है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक ऋण 5,7 है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। आपका यह बिंदु दिया है ऋण 5,7, ठीक है। तो पहला मान ऋण है और दूसरा मान क्या है, इसमें धन है। आ रहा समझ में। तो जो पहला मान दे रहा है वह ऋण इसमें है, तो ऋण किधर जाएगा, ऋण इधर आएगा। आ रहा समझ में। तो ऋण इधर आएगा, कितना दूर आएगा, ऋण 5। ये दूरियां बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर पर मान लीजिए दूरी हो गया। आ रहा समझ में। और यहाँ से भी दूरियां बराबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऋण 5 जो है वो हम इस दिशा में आएंगे, यानी बाएं दिशा में केंद्र से। तो 1 2 3 4 5, ऋण 5 यहाँ पे आ रहा है और 7 यहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हो गया ऋण 5,7। अब बताइए किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश द्वितीय। कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में है। आ रहा समझ में। तो इसको हम लिखेंगे किस चतुर्थांश में स्थित है, पूछ रहा है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, ऋण 5,7 द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आ रहा समझ में। बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका है, आप केवल ध्यान लगाइए। निश्चित रूप से ही आपको मैं उतना तेज बना दूंगा कि आप सोचने लगेंगे कि हाँ वाकई पढ़ाया जा रहा है। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिंदु P के निर्देशांक 3,9 हो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में है। कौन सा मान दिया है हमका निर्देशांक, तो हमें निर्देशांक जो दिया है 3,9, 3,9 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, यही मान हमको बताना है। तो पहले 3 का मान रख दीजिए, 3 धनात्मक है तो दाहिने जाएगा, 1 2 3, ये दूरियां बराबर होनी चाहिए। आ रहा समझ में।
और ऋण 9 है तो ऋण 9 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ रहा समझ में? नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है तो 9 इधर आ गया और 3 दाहिने हैं। इसका यहाँ पे बिंदु आ रहा है इधर से ये, और इधर से आकर इसका बिंदु यहाँ पे मिलेगा तो ये निर्देशांक हो गया 3 ऋण 9। किस चतुर्थांश में है? पहला, दूसरा, तीसरा, और ये किस में जा रहा है? यह चौथे में जा रहा है। ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। कौन सा है? चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे में। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या? हल में लिख देंगे 3 ऋण 9। किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ लिख देंगे चतुर्थांश में स्थित है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और समझ में है ना आसान? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो जो इसमें मान दे रहा है वो है, मान लीजिए कि 2, 2 दिया है। 2, 2 किस चतुर्थांश में जाएगा? दोनों मान क्या है? धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम में। किस में जाएगा? प्रथम में। उसके बाद मान लीजिए जो अगला नंबर है वह है 2, 5। 2, 5 किस चतुर्थांश में जाएगा? किस में जाएगा बताइए? प्रथम में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मान यहाँ देखिए क्या है? धनात्मक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों मान धनात्मक है तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला जो मान पूछ रहा है वह है आपका ऋण 3, 5। ऋण 3, 5। ध्यान दीजिए, यह ऋण है, इधर आएगा। ऋण का मान इधर आ रहा है, धन का मान ऊपर जा रहा है, यानी ऋण धन किस चतुर्थांश में जा रहा है? द्वितीय में जा रहा है। तो यह हो जा रहा है क्या? द्वितीय चतुर्थांश। आ रहा समझ में? बहुत आसान है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगला जो पूछ रहा है वह है ऋण 4, 8। ऋण 4, 8। तो सेम ऐसे ही दिख रहा है यह ऋण धन। तो ऋण धन किस चतुर्थांश में है? द्वितीय में है। तो आप यहाँ लिख दीजिए यह किस में स्थित होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो गया। है ना आसान? बिल्कुल आप ध्यान लगाए रहिए, इस सवाल बहुत ही आसान है। आपको चुटकी में सवाल हल करने लगेंगे आने वाले समय में। बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। आ रहा समझ में? आगे देखिए, अगला जो मान दे रहा है यह है 2, 6। 2, 6। 2, 6 किस चतुर्थांश में है? पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस। पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस, यानी भुज भी प्लस, कोट भी प्लस। पहले वाले मान को क्या कहते हैं? भुज। दूसरे वाला क्या है? कोट। किस चतुर्थांश में जा रहा है? प्रथम चतुर्थांश में है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम। आ रहा समझ में ना? बहुत अच्छा। अगला जो मान है, अगला मान कह रहा है ऋण 2, ऋण 5। ऋण 2, ऋण 5 किस में जाएगा? तो ऋण इसमें होता है। तो जब दोनों मान ऋण होगा तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा? दोनों मान जब ऋणात्मक होता है तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा? यह तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। आ रहा समझ में? अगला जो मान है वो अगले मान पर आ रहा है ऋण 3, ऋण 7। ऋण 3, ऋण 7। तो ऋण 3, ऋण 7 किस चतुर्थांश में जाएगा? ये दोनों मान क्या है? ऋणात्मक है। तो जब दोनों मान ऋणात्मक होता है तो किस चतुर्थांश में जाता है? तृतीय चतुर्थांश में जाता है। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। आप ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जा रहा है। उसके बाद मान जो दे रहा है वह क्या है? 4, 4। अगला जो मान है वो क्या कह रहा है? 4, 4। तो 4, 4 जो दे रहा है तो दोनों मान क्या है? धनात्मक है। किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे या किस में जा रहा है? प्रथम में जा रहा है। आ रहा समझ में? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा? समझ में आ रहा है?
तो इसमें यह ध्यान देना है कि y अक्ष पर आपसे मान पूछ रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। तो यह मान x अक्ष होता है, तो केंद्र से दाहिने धनात्मक होता है, केंद्र से बाएं ऋणात्मक होता है, और केंद्र से ऊपर धनात्मक होता है, केंद्र से नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो y अक्ष आपसे पूछा है, y अक्ष पर स्थित, तो y अक्ष, ये y अक्ष हो गया। तो y अक्ष पर जब स्थित होगा तो उस स्थिति में भुज क्या होगा। जब मान यहाँ स्थित होगा, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 0,5, ये कहाँ स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित हो जा रहा है। उस स्थिति में यहाँ पे x का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो भुज आपका क्या हो जाएगा, 0। तो जब मान y अक्ष पर होगा उस स्थिति में y का मान तो कुछ होगा, लेकिन x का जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो x के मान को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है। अब इस पर क्या पूछा है, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है, और यह किस पर था, इस भुज पूछा था जो y अक्ष पर है। ये किस पर है, x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर जब स्थित है तो आपका यह x अक्ष हो गया। आ रहा समझ में। तो x अक्ष पर x का मान तो होगा, लेकिन y का मान यहाँ नहीं होगा, क्या होगा, 0 होगा। इस स्थिति में जो x अक्ष पर स्थित होता है तो उसका मान क्या होगा, x का तो होगा लेकिन y का मान नहीं होगा, यानी 5 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जो ये 5 दिख रहा है यह x अक्ष पर है, और y का मान जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आ रहा समझ में। इसलिए इसमें जो पूछ रहा है कि उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित होगा, तो वह मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यही आपका आंसर होगा। आ रहा समझ में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।